सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्परर का एपिसोड नंबर 85। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो इस एपिसोड को समझने में आपको परेशानी हो सकती है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप पिछला एपिसोड देख लो। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिकैप ऑफ प्रीवियस एपिसोड। पिछले पार्ट में बेसिकली सिक्स प्रिंस की जिंदगी का फैसला करने के बाद वेंजी जियान की टोली को लेकर चला जाता है उस अंडरग्राउंड पैलेस में। भले ही वेंजी किंग ज्वालिंग का चीफ एडवाइजर हो, तभी उसे इस अंडरग्राउंड पैलेस में जाने के लिए किंग का ऑफिशियल पास दिखाना पड़ता है। फिर ये सही पहुंच जाते हैं एक फॉर्मेशन के सामने। ये जगह अंडरग्राउंड पैलेस की फर्स्ट फ्लोर की थी। हमें मालूम पड़ता है कि जो स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन उस इंपीरियल ज्वालिंग पॉइंट की तरफ ले जाती है, उसे जुलाओ की हेल्प के साथ बनाया गया था। फिर वेंजी और जुलाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे जियान का 5 का ग्रुप इस फर्स्ट फ्लोर से ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट के लिए निकल जाता है। ये खबर तुरंत ही पहुंच जाती है ज्वालिंग किंग के पास। लगता है ज्वालिंग किंग ने इंपीरियल पॉइंट को लेके कुछ पहले से प्लान्स बना के रखे हैं और उन प्लान्स के हिसाब से वो जियान के ग्रुप को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ जियान का ग्रुप टेलीपोर्ट होता है एक ऑल्टर के ऊपर। इससे पहले वो चारों तरफ देख भी पाते, डापेंग और शाओशो एक रास्ते पे पकड़ के भाग लेते हैं। बीच में हमें मिला था एक सरप्राइज जो कि इस एपिसोड में काफी यूजफुल होने वाला है, और उसके बारे में आप जानने के लिए देखो पिछला एपिसोड। फाइनली डापेंग और शाओशो का पीछा करते करते जियान का ग्रुप एक बहुत ही बड़े मैदान में पहुंचता है। इस मैदान के चारों तरफ 9 रास्ते होते हैं और शाओशो और डापेंग पहले से कुछ प्लान्स में लगे हुए थे। इन्हें लग रहा होता है कि एडवांटेज में, लेकिन जुलाओ ने पहले जियान को इस फॉर्मेशन के बारे में बता रखा होता है। इस वजह से इसे ब्रेक करने का आइडिया जियान के दिमाग में आ चुका था। अब आगे वो क्या करने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। सो लेट्स बिगिन। असल में बात ऐसी थी, इस फॉर्मेशन को डिसॉल्व करने के लिए उन 9 दरवाजों की रखवाली कर रहे गार्ड्स को हारना पड़ेगा, जिससे इन्हें मिलेंगे स्टोन्स, और वही स्टोन्स इन फॉर्मेशन की चाबी होते हैं। लेकिन शाओशो और डापेंग को ऐसा लग रहा होता है कि जियान को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। दोनों जल्द से जल्द सारे गार्डियन से सारे स्टोन्स को कलेक्ट करना चाहते थे, जैसे जियान, म्यूइंग और म्यूफंग को ये मौका ना मिले। सीन शिफ्ट हुआ था जियान की तरफ। वो रेत से फिसलते हुए नीचे जा रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो इस कढ़ाई ऐसे मैदान के बीचा बीच में पहुंच जाता है। मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं पहुंचा था, लेकिन वो बेस में पहुंच गया था। जियान के लिए सरप्राइजिंग बात ये होती है कि इस बेसिन का बॉटन काफी चौड़ा होता है। इसका रेडियस कई 100 मीटर से ज्यादा होगा। तुरंत उसके आईब्रोज में से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस जमीन के नीचे जाने की कोशिश करने लगी थी। नेक्स्ट ही मोमेंट में हम जियान की आंखों में एक एस्टोनिशमेंट बड़े एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। असल में उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कोई चीज रोक रही होती है। वो कहता है लगता है नीचे कुछ छिपा हुआ है। जियान के इरादे को देख के म्यूफंग कहता है इसे तो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुरंत ही म्यूफंग अपनी हैंडसीज को चेंज करता है। उसकी डार्क ब्लू दुई एक्टिवेट हो जाती है। म्यूफंग कहता है यिन यांग 8 ट्राइग्राम्स, लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ मैनिफेस्ट। और तुरंत ही अपनी हथेली को जमीन पे लगा देता है। तुरंत ही क्रैकलिंग आवाज के साथ इस बेसन का निचला सिर एकदम ट्रेम्बल होने लगा था। तुरंत ही शाओशो जो कि 9 रास्तों में से एक रास्ते पे छिपा हुआ था, उसने एक ग्रक की आवाज के साथ खून फेंका था। वो कहता है डैम इट। उन्हें इसके बारे में मालूम पड़ गया। अपने मुंह से खून पहुंचने के बाद शाओशो के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो कहता है लेकिन इसे कुछ बदलने वाला नहीं है। 9 में से 3 फिश हमारे हाथ में पहले ही आ चुकी हैं। जैसे ही हम 3 और फिश टोकन्स को हासिल करते हैं, आई गेस यहाँ पे बात कर रहे होंगे उन्हीं स्टोन्स की। शाओशो कहते तब जियान का ग्रुप इंपीरियल पॉइंट में एंटर नहीं कर पाएगा। फाइनली शाओशो का ध्यान गया था एक बड़े से फिगर के ऊपर। ये ट्रांसपेरेंट सा दिखने वाला फिगर लगता है पतले बदले धागों से बना होता है। इसमें से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी। जब म्यूफंग रियलाइज करता है कि उन शाओशो और डापेंग ने चीजों को किस तरह पे छिपाने की कोशिश करी है, तो उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था। वो हम्प करके बोलता है वो दोनों सिबलिंग्स शाओशो और डापेंग काफी ज्यादा रूथलेस हैं। अगर जियान के पास फॉर्मेशन की जानकारी नहीं होती तो हम बड़ी परेशानी में फंस सकते थे। जैसे जैसे म्यूफंग की टेक्निक इस ग्राउंड को कवर करती है, नीचे से एक सफेद मिस्ट उठने लगी थी। इस सफेद धुएं के ऊपर उठने से नीचे छिपा हुआ राज दिखाई देने लगता है। फाइनली म्यूफंग की टेक्निक इस पूरे एरिया को कवर कर लेती है। तुरंत ही बूम बूम की आवाज के साथ जमीन में कई एक्सप्लोजन्स होते हैं। फिर जियान के ग्रुप को जो नजारा दिखाई दिया था उससे उनकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। जियान कहता है ये 9 फिश प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन है। अपने सामने फ्लोट कर रहे इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देख के म्यूफंग और म्यूइंग का मुंह भी बंद नहीं हो रहा था। इनके सामने एक सुनहरी गोलाकार की चीज फ्लोट कर रही थी। इसमें जो नक्काशियां होती हैं वो एकदम रियल दिखती हैं। इस ट्रे के बीचा बीच में होता है एक सिल्वरी ड्रैगन जो कि एकदम लाइफ लाइक लग रहा था। इसके वो चमकते हुए स्किल्स और पेनी पेनी क्लॉज इसके डोमिनेंस से भरी ऑरी को अलग ही शो करते हैं। इस ड्रैगन की दोनों तरफ मछलियां होती हैं। ये मछलियां एकदम जिंदा लग रही थी। बस बात ऐसी होती
होती कि इनकी आंखों में वो जिंदगी गायब होती है। ऐसा लगता है इनसे कोई जरूरी चीज मिसिंग हो। अपने सामने के स्ट्रक्चर को देख के जियान गिनता है 1 2 3 4 5 6 7, ये एग्जैक्टली 7 है। लगता है मैंने सही सोचा था। अभी उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई होती है। वो एक ड्रैगन जैसे 7 मछलियां घेरे हुई थी। इसे देख के म्यूइंग की आंखों में भी एक स्ट्रेंज लाइट फ्लैश होती है। वो कहती है क्या ये सच में? फिर उसे याद आती है वो पत्थर जिन्हें डापेंग और शाओशो ने छुपा के रखा था। तुरंत ही म्यूइंग के दिमाग में कई आइडियाज आने लगे थे। उस सिल्वरी ड्रैगन की गोल गोल घूम रही वो सातों मछलियां लगता है किसी अननोन फोर्स का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि जियान भी उसे सेंस नहीं कर पाता। और ऐसे अनजान पावर की वजह से जियान की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई होती हैं। वो जानता था कि अगर सिल्वरी ड्रैगन जाग जाता है तो वो म्यूफंग और म्यूइंग तीनों मिलके भी शायद उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करते करते जियान को मालूम पड़ता है कि वो सातों मछलियां ड्रैगन के चारों तरफ इस तरीके से घूम रही हैं जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। ये भी एक तरीके की फॉर्मेशन होती है। जियान इस फॉर्मेशन में एक इरेगुलरिटी भी नोटिस करता है। उस ड्रैगन की टेल के पास जो जगह खाली थी, लगता है वहाँ की 2 मछलियां गायब हैं। इसके बारे में सोचने की जियान को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन दोनों को गायब करने वाले डेफिनेटली डापेंग और शाओशो होंगे। जुलाओ के हिसाब से जब तक इन फिशेस को हासिल नहीं किया जाता तब तक उन गार्डियंस को जगह नहीं जा पाएगा जिन्हें हरा के इंपीरियल पॉन्ड में जाना होता है। जियान कहते हैं ड्रैगन के सर के ऊपर की फिश सबसे पावरफुल लग रही है और उसके पूंछ तक पहुंचते पहुंचते मछलियां कमजोर होती जाती हैं। तुम दोनों सोच समझ के जल्दी चुनो, हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। वो कहता है अगर शाओशो और डापेंग अपनी गार्डियन को पहले हरा देते हैं तो हमारी बैंड बच जाएगी, क्योंकि इस फॉर्मेशन को जो जल्दी मास्टर करेगा उसके पास उतना ही बड़ा एडवांटेज होगा। ये सुन के म्यूइंग और म्यूफंग दोनों नोट करते हैं। वो जानते थे कि आगे क्या करना है। दोनों के एक्सप्रेशंस काफी टेंस होते हैं। सिचुएशन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि किसी भी तरीके का डिले नहीं किया जा सकता। उन 7 मछलियों में से एक की तरफ पॉइंट करती म्यूइंग बोलती मैं इसे चुनूंगी। जब जियान म्यूइंग की उंगली को फॉलो करता है उसे दिखाई देती है एक मछली जिसके ऊपर 5 सुनहरी लाइंस होती हैं। इसका मुंह एक ट्रायंगुलर शेप में था। हालांकि जियान को पता नहीं होता है कि म्यूइंग ने ये क्या सोच के चुना है, लेकिन वो 5 कलर्ड फिश इन 7 में एकदम बीचा बीच पोजीशन में होती है। ऐसा लगता है इसकी स्ट्रेंथ भी बीच की होगी। जब जियान पूछता है म्यूफंग तुम्हारा क्या है, म्यूफंग तुरंत ही 4 धारियों वाली मछली को चुनता है। फाइनली बारी आई थी जियान की और जियान से सवाल पूछने वाली होती है म्यूइंग, लेकिन जियान ने जवाब दिया होता है उसने उसके दोनों साथियों को स्टंट कर दिया था। जियान कहता है जहाँ तक मेरी बात है मैं सबसे टॉप पोजीशन वाली 9 कलर्ड गोल्डन फिश को चैलेंज करना चाहता हूँ। लगता है जियान की चॉइस की वजह से म्यूइंग काफी ज्यादा एस्टेट हो गई थी। वो कहती है सम्मखना वो 9 कलर्ड फिश इस फॉर्मेशन की सबसे पावरफुल फिश है। उस फिश में से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो एक 8 एम्पर लेवल की गार्डियन की है। तुम्हारी सीनियर सिस्टर होने के नाते मैं तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेने दे सकती। म्यूइंग उसके लिए ऐसी केयर दिखाई कि जियान के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। इस वजह से एक सॉफ्ट आवाज में कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उस चीज तक हाथ नहीं बढ़ाता हूँ जिसे हासिल करने की मेरे पास एबिलिटी ना हो। म्यूफंग भी ऐड करता है जियान क्या तुम सच में श्योर हो? वो मछली मुझे बहुत खतरनाक लग रही है। म्यूफंग जो कि जियान के साथ अब कुछ समय बिता चुका था, वो जानता था कि भले जियान बाहर से काफी काम दिखता हो अंदर से वो उतना ही ज्यादा जुझारू है। जियान जैसी डिटर्मिनेशन म्यूफंग ने किसी में नहीं देखी है। म्यूफंग जानता था कि जियान एक दिन बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाने वाला है, लेकिन तब भी जियान जो अभी चुनाव कर रहा है वो सच में बहुत ही डेंजरस है। म्यूफंग ने खुद जानबूझ के उस मछली को चुना था जिसकी स्ट्रेंथ उसके लेवल की होती है, क्योंकि वो जानता था कि ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को चुनने से उसकी फ्यूचर कल्टीवेशन में परेशानी हो सकती है। जियान को न पीछे हटते हुए देख म्यूइंग तुरंत ही अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है बिल्कुल नहीं। उसकी आंखें भी एकदम डिटरमाइंड थी। जियान एक काम आवाज में बोलता है मुझे लगता है मेरे जीतने के 50% से ज्यादा चांसेस हैं, और तो मेरे पास इमोर्टल गोल्डन बॉडी भी है। अगर मुझे लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। उसने सोचा नहीं था कि उसका म्यूइंग की बार बार हेल्प करना दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड को बना देगा। म्यूइंग काफी स्ट्रगल करने के बाद दोबारा बोलने वाली थी तब जियान उसे रोक देता है। वो कहता है नहीं हमने डिसाइड कर लिया, वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उस 9 कलर्ड गोल्ड फिश को हराने के बाद ही हम इस फॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि शुआलिंग रॉयल फैमिली शाओशो और डापेंग की सीक्रेटली हेल्प भी कर सकती है। इस वजह से हमें बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। जियान की डिटर्मिनेशन से वो रिवाज को सुन के म्यूइंग एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील करती है, लेकिन वो जानती थी कि अब उसके कहने से कोई फायदा नहीं होगा। बिना हेजिटेशन के जियान अपने ऑरे को रिलीज करता है। फिर अपने सीधे हाथ में अपनी मिल्की वाइट फ्लेम को कंडेंस करके वो सिल्वरी ड्रैगन के हेड की तरफ आगे बढ़ गया था। नेक्स्ट मोमेंट में जियान के हाथ में 3 मछलियां दिखाई देती हैं। जियान तुरंत ही दूसरे हाथ से उस 9 कलर्ड गोल्डन फिश को पकड़ता है। बस इसी स्टैंड में जियान को ऐसी ठंडक महसूस
हुई थी, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा शरीर जम जाएगा। पास में म्यूइंग ने भी अपनी 5 कलर्ड फिश को पकड़ लिया था। उस मछली में से बाहर आने वाली उस फ्रीजिंग पावर की वजह से म्यूइंग के चेहरे के भी रंग उड़ गए होते हैं। वो तुरंत ही अपनी ब्लू फ्लेम को बाहर बुला के इस एनर्जी को सप्रेस करने लगती है। कुछ ऐसा ही हाल होता है म्यूफंग का। उस इंटेंस फ्रीजिंग पावर की वजह से उसके भी रोंगटे खड़े हो चुके होते हैं। अभी जियान के हाथ में बस वही 9 धारियों वाली मछली होती है। उसने बाकियों को छोड़ दिया था। और अगर जियान के साथ म्यूफंग और म्यूइंग की फिश भी जोड़ ली जाए तो सिल्वरी ड्रैगन की चारों तरफ बस 4 मछलियां रह गई होती हैं। इस समय उस ड्रैगन में से एक अवेकनिंग ऑरा भी रिलीज होने लगा था, लेकिन लगता है एक मिस्टीरियस फोर्स से जागने नहीं दे रही है। अपने साथियों की तरफ एक बार देखने के बाद जियान कहता है लेट्स गो। जो भी अपनी फिश के ऊपर पहले जीत हासिल करेगा वो अपने साथी की मदद कर सकता है। तीनों एक बार नोट करके हवा में उड़ गए थे। ये जाने लगते हैं उस रास्ते की तरफ जिधर उन मछलियों की रोशनी जा रही थी। बेसिकली इनके रास्ते पहले से ही क्लियर होते हैं और फाइनली टाइम की रेस शुरू हो चुकी है। अपने सिलेक्टेड पैसेज में जाते हुए जियान मनी मन में गोल्डन ड्रैगन से पूछता है मास्टर क्या सच में 9 पैटर्न गोल्ड फिश काम करने वाली है। जियान को अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में अच्छे से पता होता है। वो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 पैटर्न की गोल्ड फिश को संभाल सकता था। वहीं पे इस 9 टाइप वाली गोल्ड फिश का लेवल अलग ही होता है। ऑल्दो जियान के पास जो स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और फ्लेम पावर थी वो तब भी उसे हराने में कॉन्फिडेंट नहीं होता। उसने 9 धारियों वाली गोल्ड फिश को इसलिए चुना था क्योंकि ऐसा गोल्डन ड्रैगन ने बोला होता है। जिनलोंग जियान के दिमाग में बोलते हैं हे लोगों को टियानम्यू क्लैन की बस 9 सुप्रीम पावर्स के बारे में पता है और टियानम्यू क्लैन के बारे में कुछ नहीं जानते। जियान तो बताएगा कि टियानम्यू क्लैन क्यों खत्म हुआ। आगे बढ़ते बढ़ते जियान अपने सिर को हिलाता है। साफ तौर पर उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। गोल्डन ड्रैगन एक सोलम आवाज में जियान के दिमाग में फिर से बोलते हैं मुझे भी इसकी पूरी डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि तब टियानम्यू क्लैन और ज्वालिन रॉयल फैमिली के बीच में बहुत ही गहरी दुश्मनी थी। जियान कहता है जानी दुश्मन, लेकिन टियानम्यू क्लैन जो कि सागर में रहने वाली एक प्रजाति होती है वो जमीन पर रहने वालों से दुश्मनी क्यों फालतू में मोल लेंगे। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं क्या तुम ज्वालिन रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस के बारे में भूल गए हो। तभी जियान को अंडरग्राउंड पैलेस का फर्स्ट फ्लोर याद आता है। उस जगह पे पहुंचने के बाद जियान को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो जमीन से कई हजारों मीटर नीचे आ गया हो। गोल्डन ड्रैगन बोलते हैं प्रिसाइजली ऐसी जगह तभी बनाई जा सकती है जब उस जगह पे लाखों सालों तक पानी इकट्ठा हुआ हो। एक लंबे समय पहले एक बहुत ही बड़ा सागर जिसका नाम चैंगसुई सी होता है वो जोन सेंटिन के काफी बड़े एरिया को ढकता था। उस समुद्र में रहता था टियानम्यू क्लैन। वो एक ऐसी प्रजाति थी जिन्हें फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आखिर इसको पता था कि चैंगसुई सी के नीचे एक हिडन वॉर चल रहा है। फिर ज्वालिंग रॉयल फैमिली के फाउंडर जोन सेंटिन में पहुंच के टियानम्यू क्लैन से टकराने लगते हैं। अपनी एम्बिशन को सच करते हुए वो 9 एम्पर्स के साथ ज्वालिंग रॉयल फैमिली को स्टेबलाइज करता है। जब उसे जोन सेंटिन के नीचे के समुद्र के बारे में मालूम पड़ता है फाइनली शुरुआत हो जाती है एक बहुत ही बड़े युद्ध की। इस युद्ध में समुद्र की सारी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। आखिर में बचते हैं वो 9 टियानम्यू क्लैन के वॉरियर्स जो कि उनमें सबसे पावरफुल थे। वो ज्वालिंग रॉयल फैमिली के फाउंडर को रोकने के लिए 9 फिश फ्लाइंग ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। भले इस फॉर्मेशन की वजह से ज्वालिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर चोटिल हो चुका हो, लेकिन अल्टीमेटली टियानम्यू क्लैन भी खत्म हो जाता है। उस समुद्र के सारी जीव जंतुओं को खत्म करने के बाद ज्वालिंग रॉयल फैमिली कई पावरफुल एक्सपर्ट्स को बुला के उस समुद्र को रेत से भर देती है और वहीं पे बना था वो अंडरग्राउंड पैलेस। गोल्डन ड्रैगन धीमी आवाज में कहते हैं चैंगसुई समुद्र के अंदर जो भी खजाने मौजूद थे उन्हें ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने पूरी तरीके से हड़प लिया। इस समय ज्वालिंग रॉयल फैमिली कितने पावरफुल होने के पीछे उन ट्रेजर्स का ही हाथ है। जियान कहता है ज्वालिंग रॉयल फैमिली मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा रूथलेस होंगे। जिस तरीके से उसे खबरें मिल रही हैं लगता है ज्वालिंग रॉयल फैमिली फिर से बड़े प्लान्स पे काम कर रही है और जियान को लगता था कि वो प्लान्स उसे भी चपेट में लेने वाले हैं। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं भले ही वो चाहे कितने भी निर्दयी हो लेकिन ये चीज उनके फेवर में काम करती है। लोग आसानी से ज्वालिंग रॉयल फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहते, इसी वजह से ज्वालिंग रॉयल फैमिली अब तक पीस बना के रख पाई है। जियान फाइनली इस बात को मान लेता है कि इस दुनिया में बस स्ट्रेंथ मैटर करती है। ऑफ कोर्स जियान बिल्कुल डिस्करेज नहीं होता। आखिरकार ज्वालिंग रॉयल फैमिली को उसके टीचर जूला के ऊपर हमला करने की कीमत चुकानी है। तब तक जियान उस जगह पहुंच चुका होता है जो इस रास्ते के बीचा बीच में थी। इस जगह की जमीन में से एक पत्थर उभर रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि वही फिश ओरिजिन स्टोन होता है। इसे निकालने की जियान चाहे कितनी कोशिश कर रहा हो उसके सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल रहते हैं। अच्छी बात है कि इस बार वो तैयार होके आया था। जैसे ही उस 9 कट गोल्ड फिश को उसके पास ले जाता है उस पत्थर में से एक रोशनी बाहर आने लगती है। वो इस चीज को देखता रहा था कुछ सेकंड्स तक, फिर उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि भले वो फिश
फिश ओरिजिन स्टोन उस 9 धारियों वाली गोल्ड फिश से रिएक्ट कर रहा हो, लेकिन वो अभी बाहर नहीं आ रहा था। जियान कहता है हम इसे बाहर कैसे निकालें। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं सिंपल, पहले अपनी बॉडी की एनर्जी को उस गोल्ड फिश में डालो और फिर उसे उस पत्थर के ऊपर रख दो। जियान नोट करके तुरंत ही अपनी मिल्की वाइट द्विकी को उस 9 कलर्ड गोल्ड फिश के अंदर भेजने लगता है। जिस मोमेंट पे जियान की द्विकी उस गोल्ड फिश के अंदर गई थी, बैंग की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग ऑरा फैलता है। ऐसा लगता है एक सोता हुआ ड्रैगन जाग रहा हो। अपने स्थिर हाथों से जियान उस गोल्ड फिश को उस पत्थर के ऊपर रखने लगा था। जिस मोमेंट पे दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आए थे, एक ब्लाइंडिंग लाइट चारों तरफ फैलती है। ऐसा लगता है वो 9 पैटर्न वाली गोल्ड फिश जिंदा हो चुकी हो। वो ओरिजिन स्टोन के अंदर तैरने लगती है। एट द सेम टाइम उस ओरिजिन स्टोन में से एक ओवरवेलिंग ऑरा इरप्ट हुआ था। ये जियान के सामने एक फिगर के शेप को लेने लगता है। ये खंबे की तरह खड़ा हुआ फिगर काफी लंबा होता है और इसके वो काले बाल लहरा रहे होते हैं। बट जियान का फोकस जिस चीज के ऊपर जाता है वो इसका चेहरा नहीं था, वो होते हैं वो चमकते हुए फिश स्केल्स जिन्होंने इस फिगर के पूरे शरीर को ढक रखा होता है। ऑफ कोर्स आंखों जैसे कुछ पार्ट्स को छोड़ के, लेकिन सबसे अनसेटलिंग इस फिगर की आंखें ही होती हैं। बिना किसी गलती के वही आंखें होती हैं जिन्हें जियान ने उस गोल्ड फिश के अंदर मिसिंग पाया था। जियान जिस 9 धारियों वाली गोल्ड फिश को लाया था, अभी उसमें से खतरनाक लेवल की एनर्जी बाहर आ रही होती है और ये एनर्जी वो फिगर अब्सॉर्ब कर रहा था। ऐसा होते हुए देख रहा है जियान इसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। वो शांति से वहीं पे बैठ के मेडिटेट करने लगता है। वो जानता था कि टियानम्यू क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होने वाला है। उस गोल्ड फिश में से बाहर आने वाला ग्लो कुछ और समय तक टिका था, फिर पूरी तरीके से उस फिगर में अब्सॉर्ब हो जाता है। अब वो फिगर और भी जिंदा सा दिखने लगता है। बस जियान के लिए अजीब होती हैं उसकी आंखें, जो कि क्लियरली किसी फिश जैसी थी। वो फिगर फाइनली अपनी आंखें बंद करके खोलता है। बूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग ऑरा फैलता है। इस एनर्जी पर्स ने पूरे कॉरिडोर को भर दिया था। साथ में एक पावरफुल आवाज गूंजी थी। वो कहता है यहाँ पे आने की किसकी हिम्मत हो गई। इस फिगर ने नीले रंग के कपड़े पहन के रखे होते हैं। इसे देख के जियान को एक रिफाइंड सी फीलिंग आती है, बट उसे पता होता है कि ये तो बस आउटर अपीयरेंस है, अंदर से फिगर एक मॉन्स्टर है। जियान गहरी सांस लेके बोलता है क्या टेरिफाइंग प्रेशर है। अब क्योंकि जियान यहाँ पे फॉर्मेशन स्टोन को हासिल करने के लिए आया था, इस वजह से वो हाथ कप करके बोलता है मैं जूनियर जियान आपसे उस फॉर्मेशन स्टोन को बोरो करना चाहूंगा। वो फिगर बोलता है फॉर्मेशन स्टोन, हाँ तो फिर तुम्हें मुझे हराना होगा। जब बात फाइट भी आगे टिकती है, जियान के सर में दर्द होने लगा था। ओरिजिनली जियान को ऐसा लग रहा था कि वो इस गार्डियन का सामना कर पाएगा, लेकिन इस गार्डियन के इंटिमिडेटिंग प्रेशर की वजह से अब जियान की वो गलतफहमी भी दूर हो जाती है। जियान कहता है एक 8 स्टार 2 दी पावर हाउस। अभी गोल्डन ड्रैगन की आवाज जियान के दिमाग में पहुंची थी। वो कहते हैं हाँ क्या हुआ, क्या ये स्ट्रेंथ तुम्हें डरा रही है। अभी जियान वैसे ही टेंशन में होता है। वो कहता है मास्टर ये कोई जोक नहीं है, ये एक 8 स्टार पावर हाउस है। मैं सिर्फ इसके ऑरे को जैसे से सह पा रहा हूँ। जब मैंने उस ट्विन गोस्ट टेम्पर को हराया था, तब तक वो ट्विन गोस्ट टेम्पर पहले काफी थक चुका होता है और उसकी ऐसी इंजर्ड कंडीशन में भी मुझे उसे हराने में सोल डिवोरिंग टेलिस्मैन का इस्तेमाल करना पड़ा था, वरना हमारा काम इतना स्मूथली नहीं हो पाता। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस सिचुएशन से अडेप्ट करते रहो। इससे पहले जियान गोल्डन ड्रैगन से और कुछ पूछ पाता, उसके सामने खड़ा फिगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं यूजुआन हूँ और मैं हूँ टियानम्यू क्लैन का आखिरी पेट्रियार्क। जैसे जैसे उसके मुझे शब्द बाहर आते हैं, जियान अपने चारों तरफ वाटर एनर्जी को इकट्ठा होते हुए सेंस करता है। ये चीज जियान के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। टियानम्यू क्लैन पहले से वाटर बेस्ड स्पीशीज थी। अगर उसके चारों तरफ वाटर एनर्जी इकट्ठी हो जाती है तो वो पूरी तरीके से डिसएडवांटेज में आ जाएगा। जियान मन ही मन में कहता है लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तुरंत एक और बूम की आवाज के साथ एक मिल्की वाइट फ्लेम जियान के शरीर को ढक लेती है। इसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि इस पूरे कॉरिडोर को अफेक्ट करने लगा था। वो जो पानी की बूंदें हवा में कंडेंस हो रही होती हैं, वो जल्दी से भाप बनने लगती हैं। जियान की फ्लेम पावर को देख के उस यूजुआन की आंखें नैरो हो गई थी। वो जियान को इस तरीके से देख रहा था जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में एक फियर का ट्रेस भी फ्लिकर होता है, मतलब थोड़ा सा डर दिखाई देता है। तुरंत ही वो गार्डियन ने अपने हाथों को क्लेंच करके जियान की तरफ शूट हो गया था। अपनी मोमेंटम को हासिल करते हुए यूजुआन चिल्ला के बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा ज़्वालिन रॉयल फैमिली से क्या रिलेशन है। यूजुआन को इस तरीके से गुस्सा करते हुए देख जियान समझ जाता है कि ये कहां से आ रहा है। लगता है उसकी फ्लेम्स ने टियानम्यू क्लैन के आखिरी लीडर की ज़्वालिन रॉयल फैमिली वाली मेमोरीज जगा दी हैं। लगता है ज़्वालिन रॉयल फैमिली ने सेम पावर का इस्तेमाल करके टियानम्यू क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था। जियान तुरंत ही फ्लेम्स को कंडेंस करके अपने आप को तैयार करने लगता है। उसने अपने सामने एक शील्ड बना ली थी। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग भी उसे चेतावनी देते हुए बोलते हैं ध्यान से। एक बैंग की आवाज के साथ युक्वान का पंच जो शील्ड से टकराया आता है, वो आग से बनी ढाल तुरंत ही टूट गई थी। नेक्स्ट मोमेंट में वो पंच सीधा टकराया था जियान के सीने से। तुरंत ही जियान को अपना
अपना गला कड़वा सा महसूस होता है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसका खून होता है। लेकिन स्ट्रेंजली जियान इस बार अपने आप को कंट्रोल कर पाया था। अब क्योंकि यूजॉन जियान के करीब आ गया था तो उन फ्लेम्स को और भी ध्यान से देख पाता है। जियान की फ्लेम्स में ज़ोलिंग रॉयल फैमिली से कुछ सिमिलर होता है। इस वजह से यूजॉन की आंखें एकदम लाल हो गई थी। वो चिल्ला के बोलता है, तुम ज़ोलिंग रॉयल फैमिली से हो। बिना हेजिटेशन की यूजॉन ने अपने दोनों पंचेस का इस्तेमाल करके जियान के ऊपर अटैक्स की वर्षा करनी शुरू कर दी थी। जब इतने सारे पावरफुल अटैक्स जियान की बॉडी से टकराते हैं तो एक पफ की आवाज के साथ वो बॉडी फट जाती है। बस चारों तरफ फैलने वाला खून नहीं बल्कि धुआं था। ये सफेद रंग का धुआं बना होता है जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से। वहीं पे जियान का असली शरीर थोड़ा सा दूर अपीयर होता है। इस समय जियान के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। अगर उसने लास्ट मोमेंट में अपने आप को सोल अवतार से रिप्लेस नहीं किया होता तो हो सकता है उसकी चटनी बन जाती। जियान अपनी सिचुएशन को रियलाइज करके बोलता है, लगता है मैंने यूजुआन की हेट्रेड को ट्रिगर कर दिया है। भले उसकी क्लोन टेक्निक की वजह से जियान की जान बच गई हो, तब भी यूक्वान की स्ट्रेंथ कम नहीं हुई होती। अब जियान रियलाइज करता है कि 8 स्टार दोदी पावर हाउस असल में कितना पावरफुल होता है। था तो वो ट्विन गोस्ट टेम्पर भी 8 स्टार दोदी पे, लेकिन उसने तुरंत ही ब्रेक थ्रू किया था और वो काफी चोटिल भी होता है। वहीं पे यूजुआन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर वो अटैक्स उसके शरीर से कांटेक्ट में आते तो जियान का सीरियसली इंजर्ड होना पक्का हो जाता। जियान कहते डैम इट। अभी उसकी आवाज काफी पैनिकी हो गई थी। उसकी अगली पुकार होती अपने मास्टर की तरफ। आखिर उसने कैसे सोचा होता कि यूजुआन अचानक से इतने गुस्से में आ जाएगा। नॉर्मली अगर यूजुआन अपनी 8 स्टार दोदी की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है तब भी जियान उसका सामना नहीं कर पाएगा। वहीं पे इस समय तो यूजुआन पागल भेड़िया बन चुका है। उसके सामने जियान के सर्वाइव करने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। अब बात ऐसी भी नहीं होती कि अभी तक गोल्डन ड्रैगन हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यूजुआन टियानम्यू क्लैन का आखिरी पेट्रियार्क है और अगर वो जियान को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है तो इसका मतलब बस एक ही हो सकता है। दूसरी तरफ यूजुआन जियान की तरफ फिर से मुड़ गया था क्योंकि उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं होती। इस वजह से उसकी सेंसेस पहले की तरह शार्प नहीं थी। जब जियान उसके अटैक का सामना करने के बाद भी सर्वाइव कर जाता है तो यूजुआन के अवतार को जियान और भी मिस्टीरियस लगने लगा था। वो क्लियरली सेंस कर पाता है कि जियान की अभी की स्टैंड 4 स्टार दोदी के मिडिल स्टेज पे है। बस यूजुआन को परेशान कर रहा था जियान का फायरी ऑरा। यूजुआन फिर से अपने पंच को रेडी करके जियान की तरफ झपट्टा मारने वाला था, तभी जियान अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। वो कहते हैं सीनियर रुक जाओ। यूजुआन ने सोचा नहीं था कि उसका अपोनेंट अचानक से ऐसे बर्ताव करेगा। इस वजह से वो थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था, खासकर जब वो देखता है कि जियान अपने आप को बचाव नहीं कर रहा है। तो यूजुआन भी अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। भले ही यूजुआन की ओरिजिनल बॉडी ना हो, तभी वो टियानम्यू क्लैन का एक पेट्रियार्क था और उसके लेवल के एक्सपर्ट के लिए एक असहाय अपोनेंट पे हमला करना पहले से यूजुआन की अंडरवर्ल्ड में थू हो जाती। वो रुक के बोलता है, बच्चे तुझे ये फ्लेम कहाँ से मिली है। अब फाइनली टाइम आ गया था गोल्डन ड्रैगन किंग के शो होने का। तुरंत ही उनका फिगर जियान के सामने मेटेरियलाइज होता है। वो जियान से कहते हैं, चलो अब इसे मैं हैंडल करता हूँ। अपनी पिछली पावर को रिकवर करने की वजह से यूजुआन, जिसकी 8 साथ दोदी पीक की स्ट्रेंथ होती है, वो भी गोल्डन ड्रैगन किंग को सेंस नहीं कर पाया था और इसी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुर्रा के बोलता है, तुम कौन हो। गोल्डन ड्रैगन किंग के अवतार में से यूजुआन को जो फीलिंग आ रही थी वो एक एक्सट्रीम लेवल की सप्रेशन की थी। ऐसी फीलिंग उसी अपोनेंट से आ सकती है जिसकी स्ट्रेंथ खुद से कई गुना ऊंची हो। गोल्डन ड्रैगन किंग, जिनकी ड्रैगोनिक आंखें यूजुआन के ऊपर फोकस होती है, वो एक स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ तुम्हें लगता है कि तुम मेरे डिसाइपल को ऐसे ही बुली कर सकते हो। फिर बिना हेजिटेशन के गोल्डन ड्रैगन किंग की हथेली ब्रूटली यूजुआन की तरफ आगे बढ़ जाती है। अम्मी की स्टैंड में गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथों को एक बड़े से क्लॉ में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। ये अपने ओवरवेलिंग मोमेंटम को लेके यूजुआन की तरफ स्लैश हो जाता है। ऐसे नजारे को देख के जियान की धड़कनें बढ़ गई थी। कहा जाता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग अपनी पीक कंडीशन में ड्रैगन गॉड की पावर से काफी करीब थे। अब भले ही उनकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हो और उनकी सोल भी काफी कमजोर हो, तब भी उन्हें बिल्कुल हल्के में नहीं आंका जा सकता है। यूजुआन को पूरी तरह से दबाने में गोल्डन ड्रैगन किंग को बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। अगर जिन लोगों के पास अपनी फिजिकल बॉडी होती तो इस पूरे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के अंदर उनका सामना कोई करने वाला नहीं है। भले यूजुआन ने इस ओवरवेलिंग फोर्स को सेंस कर लिया हो, लेकिन तब भी उसके डिफेंसेस गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने टिक नहीं पाते। बैंग की आवाज के साथ हम उस बड़े से फिगर को पीछे जाते हुए देखते हैं। तुरंत ही यूजुआन की दुखी क्योटिक हो जाती है। जियान, जो कि इस फाइट को ध्यान से देख रहा था, वो नोटिस करता है कि जब से गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ क्लॉ में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तब से उनका ऑरा और भी फिरोशियस हो चुका है। फिर जब गोल्डन ड्रैगन किंग का पंजा यूजुआन के डिफेंस से टकराता है, उस मोमेंट में इस जगह का स्पेस भी फट गया था और उस स्पेस को हील होने में लंबा समय लगता है। बस एक अटैक लॉन्च करने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग वापस जियान के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हारी मेरा नाम जानने की औकात नहीं है। न चाहते हुए भी यूजुआन को अपने गुस्से को दबाना पड़ा था। ये दुनिया जहाँ पे स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट दी जाती है, उसमें फैसले स्ट्रेंथ की बुनियाद पे होते हैं।
और यूजुआन सामने के इस गोल्डन अवतार में से जिस लेवल का ऑरा फील कर रहा था उसकी वजह से उसकी रेमिनेंट स्पिरिट भी एकदम कांप रही होती है। लगता है गोल्डन ड्रैगन के अटैक की वजह से यूजुआन की बुद्धि थोड़ी ठिकाने आ गई थी। अब वो चीजों को समझने की कोशिश करता है। वो जियान की तरफ देख के बोलता है, क्या तुम सच में ज्वालिंग रॉयल फैमिली की तरफ से नहीं हो? यूजुआन रियलाइज करता है कि भले ही जियान के पास एक फ्लेम वाला ऑरा हो, लेकिन ये वो सेम ऑरा नहीं है जिसने उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था। जियान का ऑरा उस फ्लेम से बस थोड़ा सा मैच खाता था। अपने पीछे गोल्डन ड्रैगन का हाथ होने की वजह से जियान के अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग गया था। वो कहता है, सीनियर, मैंने आपकी रेमिनेंट सोल को इसलिए जगाया है क्योंकि मैं उसे चैलेंज करना चाहता हूँ, लेकिन अवेकन होने के बाद आपने तुरंत ही मेरे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। अगर मेरे पास कुछ जान बचाने के तरीके नहीं होते तो आपके शुरुआती अटैक ने मेरी जान ले ली होती। ये सुन के यूजुआन कहते, जब तुमने मुझे समन किया था तो मैंने तुम्हारे अंदर एक नॉर्मल फ्लेम पावर सेंस करी थी, और ये पावर उस पावर से मैच खाती है जिसका इस्तेमाल करके ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने हजारों साल पहले हमारी टियानमेयू क्लैन का पूरी तरीके से विनाश कर दिया था। मेरा तुम्हारे ऊपर हमला करने का यही कारण था। भले ही ये बस यूजुआन की रेमिनेंट स्पिरिट हो, तभी वो कुछ ही समय में समझ गए थे कि उनके क्लैन का डिस्ट्रक्शन का कारण जियान नहीं है। खासकर गोल्डन ड्रैगन की स्ट्रेंथ के साथ, अगर जियान चाहता तो उन्हें पूरी तरीके से सप्रेस कर लेता, लेकिन तभी शुरुआत में उसने गोल्डन ड्रैगन को समन नहीं किया। आफ्टर ऑल यूजुआन के लिए उस एल्डर की स्ट्रेंथ, जो कि अभी जियान के बगल में खड़ा हुआ है, वो किसी महासागर की तरह थी। उनके पिछले अटैक में जो ब्रूटल ऑरा मिला हुआ था वो यूजुआन को बता देता है कि इन एल्डर की स्ट्रेंथ कम से कम पीक 2D लेवल की है। दूसरी तरफ जब जियान को मालूम पड़ा था कि यूजुआन ने उसके ऊपर हमला क्यों किया, उसके बाद ज्यादा शब्द नहीं होते। तभी गोल्डन ड्रैगन कहते हैं, तुम कह रहे हो कि जिसने तुम्हारी क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था उसके पास सिमिलर फ्लेम पावर थी। गोल्डन ड्रैगन ने कुछ समय पहले वो फियर्स अटैक इसलिए किया था क्योंकि वो यूजुआन को बताना चाहते थे कि यहाँ पे वो डोमिनेंट पार्टी है। इसी वजह से यूजुआन बात करने के लिए तैयार होता है। और अब यूजुआन की स्टोरी को सुन के गोल्डन ड्रैगन किंग एक क्रिटिकल डिटेल को कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ऐसा ही कुछ जियान सोच रहा था। वो कहता है, एक सिमिलर फ्लेम पावर, क्या ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने होली फ्लेम की पावर को इस्तेमाल किया था? अब वेल, इसके बारे में तो आपको हाल फिलहाल गैस ही करने होंगे क्योंकि इस फुल मेजर आर्क को खत्म होने में काफी समय बचा हुआ है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चीजें इंटेंस होने वाली हैं। और अगर आप उन एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट पार्ट में हमें कुछ नई चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, जिससे तुम्हारे भाई की मोटिवेशन भी बनी रहे। अगर आपसे वीडियोस का वेट नहीं होता है तो हेल गार्डन की मेंबरशिप का आप हिस्सा बन सकते हो, जिससे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस का फीचर। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।